हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? साकेत आइस के यूट्यूब चैनल का आपका फिर से एक बार स्वागत है। चलिए चलते हैं आरबीआई के फंक्शंस की ओर। आरबीआई के फंक्शन हम पढ़ेंगे। आरबीआई के एस्टेब्लिशमेंट पर हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो में। तो आज देखते हैं कि आरबीआई करता क्या है। आपने देखा पिछले वीडियो में आरबीआई के जो स्थापना थी, स्थापना के समय आरबीआई को एक तरह से उसका पूरा जो आरबीआई एक्ट 1934 था उसके अकॉर्डिंग उसको जो राइट्स दिए गए, जो उसके कार्य क्षेत्र है, उसके अंतर्गत आरबीआई क्या क्या करता है उस पर हम लोग बात करेंगे। इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं, फिर बाद में एक एक जो फंक्शन है आरबीआई का उसका बहुत डिटेल्स हम बताने वाले हैं, क्योंकि फंक्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन एक एक फंक्शन को बहुत डिटेल में समझेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आरबीआई के फंक्शन में पहला कार्य आरबीआई का नोट इशूइंग का कार्य। आरबीआई क्या करता है? नोट छापता है। नोट छपाई का जो कार्य है वो आरबीआई की निगरानी में होता है। तो आरबीआई कैसे नोट जारी करता है, कैसे नोट इशू करता है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स हम जानेंगे। बैंकर्स बैंक। आरबीआई क्या है? बैंकों का बैंक है, यानी कि जितने भी बैंक हैं भारत में, चाहे वो पब्लिक सेक्टर्स बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या वो नॉन बैंक हो, भारत में कार्यरत सभी प्राइवेट एवं पब्लिक सेक्टर्स बैंक इंक्लूडेड नॉन बैंक्स के लिए आरबीआई बैंक का कार्य करता है। जो कार्य बैंक हमारे और आपके लिए करते हैं वही कार्य आरबीआई बैंकों के लिए करता है। तो इसमें आरबीआई क्या क्या करता है उसकी हम बात करेंगे। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, यानी कि अर्थव्यवस्था में, बाजार में, हमारी आपकी जेब में और बैंकों में कितना पैसा है और कितना होना चाहिए, इन सब का जो नियंत्रण करने वाला है वो है आरबीआई। आरबीआई के नियंत्रण में ही अर्थव्यवस्था में मनी सर्कुलेट करता है, मनी फ्लो होता है, और आरबीआई इसी मनी फ्लो या मनी सर्कुलेशन को घटाकर और बढ़ाकर इकोनॉमी को बैलेंस करता है। और क्या करता है आरबीआई? बैंकर्स टू गवर्नमेंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आरबीआई केवल बैंकों का ही बैंक नहीं है, आरबीआई सरकार का भी बैंक है। और यहाँ सरकार का मतलब है केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें, यानी कि आरबीआई केंद्र और राज्य सरकारों के लिए बैंकों की भूमिका कैसे निभाता है, कैसे वह सरकार को वो सारी बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है जैसे बैंक एक आम जनता को कराती हैं। सरकार अपने सारे बैंकिंग कार्य जो है आरबीआई में ही संपन्न करता है, वैसे ही जैसे बैंक करता है, यानी कि बैंकों का और आरबीआई और सरकार का आरबीआई में क्या होता है? अकाउंट होते हैं। जैसे हमारे और आपके अकाउंट बैंकों में होते हैं, वैसे ही बैंकों के अकाउंट और सरकार का अकाउंट किसमें होता है? आरबीआई में होता है। और यहाँ सरकार से मतलब है केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। इसके अलावा आरबीआई क्या करता है? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि आरबीआई सबसे अंतिम ऋणदाता है। किसके लिए? बैंक और सरकार के लिए। यानी कि जब बैंक और सरकारों को अन्य स्रोतों से ऋण की सप्लाई नहीं हो पाती तो अंतिम ऋणदाता के रूप में ये आरबीआई सरकार को भी ऋण देता है, लोन देता है, और बैंकों को भी लोन देता है, जिसके माध्यम से सरकार और बैंक अपनी वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। और क्या करता है आरबीआई? मैनेज एक्सचेंज रेट ऑब्लिक करेंसी। आरबीआई इतना ही नहीं, एक्सचेंज रेट को भी मैनेज करता है। एक्सचेंज रेट क्या होता है? देखिए, आरबीआई के पास हमारी विदेशी मुद्रा का भंडार होता है। हमारी विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या आते हैं? विदेशी मुद्रा भंडार, इसको हम फॉरेक्स रिजर्व बोलते हैं। इसमें हमारे आता है गोल्ड, और क्या आता है? इसमें महत्वपूर्ण विदेशी मुद्राएं जैसे अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन, पाउंड स्टर्लिंग, ये सारी महत्वपूर्ण मुद्राओं का स्टॉक रखता है आरबीआई। और क्या आता है फॉरेक्स रिजर्व में? और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है वो होता है विशेष आहरण अधिकार, यानी कि एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट। तो गोल्ड, महत्वपूर्ण विदेशी मुद्राएं और एसडीआर। एसडीआर के बारे में बहुत डिटेल्स पढ़ेंगे हम जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पढ़ेंगे, आईएमएफ पढ़ेंगे। इन सब के भंडार का सुरक्षित करना और इस विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाना, इसको मैनेज करना आरबीआई की जिम्मेदारी है। और आरबीआई इसी विदेशी मुद्रा भंडार के माध्यम से विनिमय दर को बैलेंस करता है, एक्सचेंज रेट को बैलेंस करता है। एक्सचेंज रेट का मतलब होता है $1 के अनुपात में कितनी भारतीय मुद्राएं आएंगी, यानी कि डॉलर का रुपए में क्या मूल्य होगा, इसके मैनेजमेंट में आरबीआई की क्या भूमिका है, आरबीआई कैसे मैनेज करता है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको बताएंगे। और
मैनेज प्राइस स्टेबिलिटी, आरबीआई क्या करता है, कीमत स्थिरता को मैनेज करता है। यानी कि जब महंगाई या मुद्रास्फीति आ जाए और जब मंदी आ जाए तो आरबीआई कैसे मनी फ्लो को बढ़ाकर और घटाकर अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की और सेवाओं की कीमतों को बैलेंस करता है, इसको बोलते हैं प्राइस स्टेबिलिटी। ये सारे कार्य हैं आरबीआई के, आप समझ गए होंगे कितने महत्वपूर्ण कार्य हैं। इन सभी फंक्शंस को हम एक एक करके वन बाय वन बहुत डिटेल्स में समझने वाले हैं। पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि एक एक फंक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर। तो चलिए पहला फंक्शन देखते हैं, सुपरविजन एंड रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ध्यान दीजिएगा, आरबीआई क्या करता है, सुपरविजन करता है। किसका सुपरविजन करता है, बैंकिंग सेक्टर्स का और नॉन बैंकिंग। नॉन बैंकिंग में क्या आ जाते हैं, नॉन बैंकिंग में ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आते हैं जिनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं है लेकिन वे बैंक से रिलेटेड सारे काम करते हैं, जैसे मुथूट फाइनेंस, जैसे रिलायंस फाइनेंस, जैसे बजाज फाइनेंस। ये बैंक नहीं है क्योंकि बैंक केवल वही है जिनके पास बैंक का लाइसेंस है। ये बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले वित्तीय संस्थान हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। इनके सुपरविजन का कार्य भी कौन करता है, आरबीआई करता है। इसके अलावा बैंकों के रेगुलेशन के अंतर्गत आरबीआई क्या करता है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल्स में आपको बताएंगे क्योंकि यहाँ से पीसीएस में, यूपी पीसीएस में ऑलरेडी एक प्रश्न आया हुआ है। तो आरबीआई बैंकों के संदर्भ में क्या क्या करता है, इसको हम कह सकते हैं बैंकर्स ऑफ बैंक, बैंकर्स ऑफ बैंक। आरबीआई बैंकों के बैंक के रूप में क्या क्या काम करता है उसको समझिए। पहला काम आरबीआई क्या करता है, आरबीआई बैंकों को लाइसेंस प्रदान करता है। यानी कि आरबीआई के लाइसेंस के बिना तो कोई भी बैंक स्थापित ही नहीं हो सकता। कोई भी वित्तीय संस्थान अपने साथ बैंक शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक कि आरबीआई उसको बैंक का लाइसेंस ना दे दे। तो लाइसेंस प्रदान करना बैंकों के संदर्भ में पहला कार्य ये हो गया। और क्या करता है आरबीआई उनके लिए, अगर कोई नई ब्रांच स्थापित करनी हो, ठीक है, अगर बैंक को कोई नई ब्रांच स्थापित करनी हो तो उसके लिए भी आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती है। इसके अलावा और क्या करता है, अगर किसी एक बैंक का दूसरे बैंक में विलय यानी कि मर्जन करना हो, यानी कि बैंकों के आपस में जब मर्जन किए जाते हैं, विलय किए जाते हैं, तो उनके आदेश भी कौन जारी करता है, आरबीआई करता है। आरबीआई की मर्जी के बिना दो बैंक आपस में विलय नहीं हो सकते। और क्या करता है बैंकों के लिए बैंक, आरबीआई समापन, यानी कि अगर किसी बैंक की समाप्ति करनी हो, जैसे भारतीय महिला बैंक बनाया गया तो आरबीआई की मर्जी से बनाया गया, उसको लाइसेंस दिया गया आरबीआई की मर्जी से। अगर उसकी एक और ब्रांच खोली गई तो आरबीआई की मर्जी से, और बाद में उसका विलय किया गया एसबीआई में, वो भी आरबीआई की मर्जी से ही किया गया। या अगर किसी बैंक की स्थापना करनी हो, समापन करना हो, समापन मतलब समाप्ति करनी हो, वो भी किसकी मर्जी से होगा, आरबीआई की मर्जी से ही होगा। और क्या करता है आरबीआई इसके अलावा बैंकों के लिए, इसके अलावा आरबीआई बैंकों को ऋण प्रदान करता है। यानी कि जब बैंकों को पैसे की आवश्यकता होती है, बैंकों के पास वित्त नहीं होता पर्याप्त, क्योंकि बैंक क्या है, मुद्रा में व्यापार करते हैं और मुद्रा कम पड़ जाती है तो आरबीआई बैंकों को लोन देता है। इसीलिए बैंकों का आरबीआई में अकाउंट होता है। तो आरबीआई बैंकों को लोन देता है, और जब आरबीआई बैंकों को लोन देता है तो बैंकों से कौन सा ब्याज लेता है, मैंने पूरा आपको डिटेल्स बताया है मॉनेटरी पॉलिसी में। ब्याज आरबीआई जो लेता है बैंक से उसको बोलते हैं बैंक रेट और रेपो रेट। अगर लंबे समय के लिए यानी कि दीर्घकालीन ऋण देता है आरबीआई बैंक को तो बैंक रेट लेता है, और अगर शॉर्ट टाइम लोन देता है आरबीआई बैंक को तो बैंक आरबीआई को जो ब्याज देते हैं उसको बोलते हैं रिपो रेट या रेपो रेट। तो आरबीआई बैंकों को ऋण देता है। और क्या करता है आरबीआई, आरबीआई बैंकों की जमाओं को स्वीकार करता है। यानी कि जब बैंकों के पास एक्स्ट्रा सरप्लस होता है, जैसे हमारे और आपके पास पैसा होता है तो हम बैंक में जमा करते हैं, और जब हमको ऋण की आवश्यकता होती है तो बैंक से ऋण लेते हैं। ऐसे ही जब बैंकों को ऋण की आवश्यकता होती है तो वो आरबीआई से ऋण लेते हैं, और जब बैंकों के पास अतिरिक्त मुद्रा होती है, सरप्लस होती है, तो वो उसे आरबीआई के अकाउंट में जमा करते हैं और बदले में आरबीआई बैंकों को ब्याज देता है।
तो इस जमा पर दी जाने वाली ब्याज को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो आरबीआई बैंकों के जमाओं को भी अपने पास रखता है और आरबीआई बैंकों को ऋण भी देता है। इसके अलावा अगर एक लाइन में समझना चाहें तो आरबीआई बैंकों को वो सारी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराता है जो बैंक आम जनता को, हमें और आपको उपलब्ध कराते हैं। अब आप इसको अपने ऊपर अप्लाई कीजिए कि आपको बैंक क्या क्या सुविधाएं देता है। वे सारी सुविधाएं आरबीआई बैंकों को प्रोवाइड कराता है। जैसे बैंकों के पास मनी सर्कुलेशन बना रहे, बैंकों के पास मनी फ्लो बना रहे, इसका भी प्रयास करता है आरबीआई। तो ये सारी चीजें बैंकर्स ऑफ बैंक में आ जाएंगी, यानी कि आरबीआई बैंक ऑफ बैंक के रूप में ये इंपॉर्टेंट काम करता है। तो पहला फंक्शन समझ में आ गया आरबीआई का, कैसे सुपरविजन करता है, कैसे रेगुलेट करता है आरबीआई बैंकों को। दूसरा है मॉनेटरी मैनेजमेंट अथॉरिटी। सेकंड इंपॉर्टेंट कार्य क्या है आरबीआई का, ये मॉनेटरी मैनेजमेंट करता है। और मॉनेटरी मैनेजमेंट में इसका जो फोकस होता है वो किस पर होता है, प्राइस स्टेबिलिटी पर। चलिए इसको डिटेल्स में देखते हैं आरबीआई कैसे प्राइस स्टेबिलिटी करता है। ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब है कि आरबीआई मार्केट में मनी फ्लो के द्वारा, आरबीआई मनी फ्लो के द्वारा क्या करता है, बाजार में मुद्रास्फीति और मंदी को आने से रोकता है। और उसके लिए आरबीआई क्या क्या करता है। ठीक है, देखिए प्राइस स्टेबिलिटी दो चीजों से करनी होती है। एक इन्फ्लेशन को आने से रोकना है और दूसरा किसको रोकना है, दूसरा रोकना है रिसेशन को। ठीक है, रिसेशन का मतलब होता है मंदी और इन्फ्लेशन का मतलब होता है स्फीति या मुद्रा स्फीति। इन दोनों चीजों को रोकने के लिए आरबीआई जो प्रयास करता है उसको क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा आरबीआई मनी फ्लो को बैलेंस करता है, मनी फ्लो। अब मनी फ्लो को बैलेंस करने के लिए आरबीआई के पास क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स में क्या क्या आता है, इसमें आता है सीआरआर आता है, कैश रिजर्व रेशियो, इसमें स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर आता है, इसमें बैंक रेट आता है, इसमें रेपो रेट आता है, इसमें रिवर्स रेपो रेट ट्रिपल आर आता है, और आता है इसमें ओपन मार्केट ऑपरेशंस। दे आर मॉनेटरी टूल्स। और इन्हीं मॉनेटरी टूल्स के द्वारा आरबीआई मार्केट में मनी फ्लो को बढ़ाकर या मनी फ्लो को घटाकर इन्फ्लेशन और रिसेशन को कंट्रोल करता है। मॉनेटरी पॉलिसी वाले वीडियो में इन सबको मैंने बहुत डिटेल्स में बताया है कि क्या है ये सारी चीजें, क्या है इनकी डेफिनेशन बताई है, ये कैसे काम करते हैं और आरबीआई इन्फ्लेशन में इनको कैसे यूज करता है, रिसेशन में इनको कैसे यूज करता है और कैसे इनको यूज करके मार्केट में मनी फ्लो को बैलेंस करके आरबीआई प्राइस स्टेबल करता है। तो प्राइस स्टेबिलिटी करके आरबीआई मार्केट में मनी फ्लो को कंट्रोल करता है। ये आरबीआई का बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है जिसे आरबीआई करता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि आरबीआई के माध्यम से ही मार्केट में मुद्रा की चाल घटती और बढ़ती है, लेकिन हमारी और आपकी जेब में कितना पैसा खर्च करने के लिए डाला जाए, कब पैसा निकाला जाए, ये सारे जो मैनेजमेंट है और कंट्रोल करने वाला जो अथॉरिटी है वो कौन है, आरबीआई। ठीक है, और क्या करता है आरबीआई, रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट उस स्थान को कहते हैं या उस स्थिति को कहते हैं जहां पर विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है या जिसके माध्यम से, यानी कि वह बाजार जिसके आधार पर विनिमय दर का अप डाउन या निर्धारण होता है। एक्सचेंज रेट इसको हम बोलते हैं और एक्सचेंज रेट पर एक अलग से वीडियो हमारा आ रहा है, बहुत विस्तार से उसमें हम आपको बताएंगे। तो एक्सचेंज रेट को आरबीआई क्या करता है, आरबीआई इसको रेगुलेट करता है। जैसे अगर $1 का मूल्य, इसको हम डिटेल्स में अभी बताएंगे, पूरा पहले पढ़ लेते हैं। रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट
फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को कैसे रेगुलेट करता है अभी क्लियर पेज पर बताएंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट एंड मनी मार्केट, यानी कि आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को कैसे मैनेज करता है। आरबीआई गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज मार्केट को मैनेज करता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं? सिक्योरिटीज मतलब प्रतिभूतियां या एक प्रकार के शेयर, लेकिन ये शेयर कैसे हैं? सरकारी हैं। ध्यान देना, सरकारी कंपनी के शेयर नहीं हैं, ये सरकारी शेयर हैं जिसे सेबी मैनेज करती है। सेबी के लिए अलग से शेयर बाजार पर वीडियो आएगा, उसको देखिएगा। सिक्योरिटी बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो हमारा सेबी है, ये हमारी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट को मैनेज करता है। और इस इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट में पब्लिक सेक्टर शेयर भी होते हैं और प्राइवेट सेक्टर्स के शेयर्स भी होते हैं। ये उसकी बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है ऐसी सिक्योरिटीज की जो सरकारी हैं। सरकारी सिक्योरिटीज जैसे ट्रेजरी बिल्स, जैसे बॉन्ड, ये सरकारी। तो सरकार द्वारा इशू किए गए जो सिक्योरिटीज हैं उनके मार्केट को मैनेज करने की जिम्मेदारी किसकी है? आरबीआई की। और इन सरकारी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं इनका जो सेल परचेज होती है उसे हम क्या कहते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ। तो ये सारा कौन मैनेज करता है? आरबीआई करता है। और क्या करता है आरबीआई? मनी मार्केट। मनी मार्केट में कौन इन्वॉल्व होते हैं? जितने भी हमारे जो बैंक और नॉन बैंक हैं, ये सभी जो मनी में ट्रेड करते हैं, मुद्रा का लेन देन करते हैं, इन सबको हम बोलते हैं मनी मार्केट। तो ये मनी मार्केट को भी आरबीआई मैनेज करता है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को हम थोड़ा सा डिटेल्स में यहाँ पर समझ लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है? जैसे $1 का रुपए में जो मूल्य है, अगर हम कहें आज $1 का मूल्य 82 रुपए है, तो ये जो है ये हमारी क्या है? इसको हम कहेंगे एक्सचेंज रेट। ठीक है, ये हमारी एक्सचेंज रेट है। यानी कि अगर इस समय आप $1 का सामान खरीदते हैं तो बदले में आपको 82 रुपए पे करने होंगे। अब इसको अगर मान लीजिए ये $1 82 से बढ़कर के अगर 85 हो जाए, 90 हो जाए, सपोज दैट अगर $1 का जो मूल्य है वो रुपए में 82 से बढ़कर के 90 हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा फॉरेन ट्रेड है, विदेश व्यापार है, उस पर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। और इस ऐसी स्थिति में जो इंडियन करेंसी है बहुत ही ज्यादा डिवैल्यूएट हो रही है, इसमें डिप्रिसिएशन हो रहा है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई आएगा। आरबीआई कैसे? इसको याद रखना, आरबीआई वर्तमान में आरबीआई भारत की विनिमय दर का निर्धारण नहीं करता। 1991 से पहले जब भारत में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता था, उसमें आरबीआई की भूमिका डायरेक्ट ये होती थी कि डॉलर और रुपए की वैल्यू डिसाइड करता था आरबीआई। लेकिन आफ्टर लिबरलाइजेशन यानी कि 1991 के बाद अब आरबीआई फैसिलिटेटर है। आरबीआई फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि अगर विनिमय दर में बहुत ज्यादा गिरावट आ रही है तो आरबीआई इसको मैनेज करता है। तो इस समय भारत की विनिमय दर मार्केट फोर्स से होती है ना, मार्केट पर डिपेंड है। तो इसमें क्योंकि फ्लोटिंग रेट होता है, फ्लोटिंग रेट किस पर डिपेंड करता है? ये डॉलर के डिमांड और सप्लाई पर। तो जब अगर डॉलर महंगा हो रहा है, कोई भी चीज महंगी कब होती है? कोई भी चीज महंगी तब होती है जब मार्केट में उसकी डिमांड ज्यादा हो और उसकी स्टॉक यानी कि पूर्ति कम हो। तो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई डॉलर का स्टॉक बढ़ा करके डॉलर को सस्ता करने का प्रयास करता है, जिससे कि इंडियन रुपी जो है करेंसी है वो रिवैल्यूएट हो जाए। तो ऐसे में जबकि डॉलर 90 का हो जाएगा तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई डॉलर का स्टॉक बढ़ाएगा। आरबीआई जब डॉलर का स्टॉक, और आरबीआई डॉलर का स्टॉक कहां से बढ़ाएगा? जो आरबीआई के पास रिजर्व रखे हुए हैं। मैंने बताया था आरबीआई के पास फॉरेक्स रिजर्व है, तो आरबीआई अपने इस विदेशी मुद्रा भंडार में से एक्स्ट्रा स्टॉक बढ़ाएगा और इस स्टॉक के बढ़ने से डॉलर थोड़ा सस्ता होगा और इंडियन करेंसी रिवैल्यूएट होगी जहां तक हम ले जाना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये 80 तक जाए तो आरबीआई इतना स्टॉक बढ़ाएगा डॉलर का कि इंडियन करेंसी रिवैल्यूएट होकर के 80 रुपीज पर आ जाए। तो आरबीआई कैसे अपने विदेशी मुद्रा भंडार में से एक्स्ट्रा विदेशी मुद्राएं मार्केट में पहुंचा करके कैसे भारतीय रुपए का मूल्य रिवैल्यूएट करता है, इसी को कहते हैं एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट। ये सारा कार्य आरबीआई हमारा
कर रहा है और इसका हमारे विदेश व्यापार पर बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है। तो आरबीआई का यह कार्य बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आरबीआई इसे बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ करता है। इसके अलावा मैंने बताया ही आरबीआई ओएमओ यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में सेल और परचेज कराता है। इस बात का ध्यान रखते हुए कि मार्केट में जो मनी फ्लो है, जो सर्कुलेशन है, वो कैसे घट और बढ़ रहा है, पूरा मैंने मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स में बहुत अच्छे से आपको समझाया है ओएमओ के बारे में। और मनी मार्केट को भी आरबीआई क्या करता है, मैनेज करता है। और क्या करता है आरबीआई, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट में क्या आ जाएगा, जो आरबीआई के जो विदेशी मुद्रा भंडार हैं, इन विदेशी मुद्रा भंडार को कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। विदेशी मुद्रा भंडार किसी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत प्रीसियस होते हैं। इनमें क्या क्या होता है, आरबीआई भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक होता है, कस्टोडियन होता है। क्या क्या रखा जाता है इसमें, गोल्ड रखा जाता है, और क्या रखा जाता है, जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करेंसीज हैं, जैसे कि यूएस डॉलर हुआ, जैसे कि यूरो हुआ, जैसे कि जापानीज येन हुआ, जैसे कि पाउंड स्टर्लिंग हुआ, और मैनी मोर, बहुत सारी जो प्रीसियस विदेशी मुद्राएं हैं उनका स्टॉक रखता है आरबीआई। और क्यों रखता है, क्योंकि हम इंपोर्ट करेंगे तो उनकी जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज, विनिमय दर को बैलेंस करने के लिए विदेशी मुद्राओं के स्टॉक को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। और क्या रखा जाता है विदेशी मुद्रा भंडार में, और रखा जाता है एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट या विशेष आहरण अधिकार। ये क्या है, अभी इसको शॉर्ट में जान लेते हैं। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक टोकन करेंसी है, जिसे आईएमएफ के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ अपने ट्रेड सेटलमेंट में यूज करते हैं। तो ये एसडीआर भी विदेशी मुद्राओं के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। डिटेल्स में आईएमएफ में आप जानिएगा। तो आरबीआई कैसे अपने फॉरेक्स रिजर्व को मैनेज करती है, अगर विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाए तो आरबीआई इसको बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास करती है, कैसे आरबीआई इसको बढ़ाती है, और आरबीआई अपने विदेशी मुद्रा भंडार को सफिशिएंट रखती है। 1991 की जो फॉरेक्स क्राइसिस आई थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस आई थी, उसमें हमारे विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम हो गए थे, लेकिन वर्तमान में हमारे विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो सफिशिएंट है। कमेंट में बताइएगा वर्तमान में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार कितने हैं। और सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार वाला जो देश है दुनिया में वो है चीन। चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है। तो हमारा जो आरबीआई है, क्योंकि आरबीआई क्या है, देश का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है ये देश का, तो इसकी जिम्मेदारी है कि ये देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के प्रयास करे और इसको मैनेजमेंट करे। और क्या करता है आरबीआई, बैंकर्स टू सेंट्रल एंड स्टेट बैंक, स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए बैंकर्स की भूमिका निभाता है। चलिए डिटेल्स देखते हैं इसके, कैसे करता है आरबीआई ये काम। तो आरबीआई चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, ठीक है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, तो जितने भी स्टेट्स हैं हमारे उनके लिए और सेंट्रल बैंक के लिए आरबीआई क्या करता है, बैंकर की भूमिका या बैंक की भूमिका आरबीआई निभाता है। तो आरबीआई बैंक की भूमिका कैसे निभाता है, देखिए इसके लिए ये जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है ये क्या करते हैं, ये आरबीआई में अपना अकाउंट खुलवाते हैं और इस अकाउंट के माध्यम से सारी चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं, केंद्र और राज्य सरकारें आरबीआई से आवश्यकता पड़ने पर डेट लेते हैं यानी कि लोन लेते हैं, और इसके अलावा क्या करते हैं, इसके अलावा ये आरबीआई में डिपॉजिट करते हैं। अगर इनके पास एक्स्ट्रा सरप्लस है तो ये क्या करते हैं, अपने डिपॉजिट्स भी करते हैं आरबीआई में अगर हो तो, ठीक है। इसके अलावा और क्या करते हैं आरबीआई, केंद्र और राज्य सरकारों के लिए आरबीआई इनके डेट मैनेजमेंट करते हैं, यानी कि जो कर्ज होता है इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न एक बार पूछा गया है कि सरकार के जो ऋण हैं इनका मैनेजमेंट कौन करता है। ध्यान दें, सरकार के, केंद्र और राज्य दोनों प्रकार की सरकारों के घरेलू और बाह्य ऋण, दो जगह से ऋण लेते हैं ये, एक तो आंतरिक स्तर पर देश के अंदर और दूसरा देश के बाहर। तो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए सभी प्रकार के जो ऋण हैं
उनका मैनेजमेंट या प्रबंधन कौन करता है? आरबीआई करता है। इसको ध्यान में रखिएगा, प्रश्न बहुत पूछा जाता है ये। तो आरबीआई केंद्र और राज्य सरकारों के ऋणों का प्रबंधन करता है। आवश्यकता पड़ने पर केंद्र और राज्य सरकारों को ऋण देता है, जिस पर ब्याज भी लेता है। ब्याज कौन सी? वही रेपो और बैंक रेट। और जब सरकारों के पास एक्स्ट्रा सरप्लस होता है तो इनके पैसे को अपने अकाउंट में जमा करके इनको ब्याज देता है, उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। जिस पर ऋण देता है उसको बोलते हैं रेपो रेट और बैंक रेट, और जो जमा के बदले देता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ट्रिपल आर। तो इस तरह से। और आरबीआई क्या करता है सरकार के लिए? और आरबीआई सरकार के एडवाइजरी की भूमिका निभाता है, यानी कि सरकार को वित्तीय मामलों में सलाह भी देता है, मौद्रिक मामलों में सलाह देता है। और क्या करता है आरबीआई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। कहाँ रिप्रेजेंट करता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, आईएमएफ में। ये जो आरबीआई का गवर्नर है वो उसकी मीटिंग्स में भागीदारी करता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आईएमएफ में रिप्रेजेंट करता है आरबीआई। कितने इंपॉर्टेंट कार्य हैं आरबीआई के। इसके अलावा आरबीआई के जो और महत्वपूर्ण कार्य हैं उस पर अगर हम बात करें, आरबीआई के अगले महत्वपूर्ण कार्य पर जाने से पहले देख लें, इसमें कुछ हमारा छूटा तो नहीं है। 5, 6, 7, 8 पेज नंबर, ये सारे फंक्शंस हो गए थे, आई थिंक सो। यस, बैंकर्स टू रूरल बैंक, बैंकर्स टू सेंट्रल एंड स्टेट बैंक, इस पर मैंने आपको बताया। अब इसके अलावा जो आरबीआई के जो एक्स्ट्रा वर्क हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम जान लें। जैसे हाँ, ये मनी मार्केट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। कभी कभी प्रश्न आ जाता है मनी मार्केट क्या है। जैसे मैंने अभी किया कि आरबीआई मनी मार्केट को रेगुलेट करता है, तो मनी मार्केट क्या है? द ट्रेड इन शॉर्ट टर्म लोन्स, यानी कि जो शॉर्ट टर्म लोन का, ऋणों का लेन देन होता है बिटवीन बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसको बोलते हैं मनी मार्केट। और जो लॉन्ग टर्म लेन देन होता है मुद्रा का, उसे हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट को मैनेज कौन करता है? आरबीआई। और कैपिटल मार्केट को मैनेज कौन करता है? सेबी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट जरूर कीजिएगा। और क्या करता है आरबीआई? एडवाइजर द गवर्नमेंट, सरकार को सलाह देता है। सलाह किस रूप में देता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ वो सरकार को सलाह देता है कि सरकार कैसे अपने आप को, वहाँ सरकार की क्या भूमिका है आईएमएफ में, उसका ध्यान रखता है। इसके अलावा आरबीआई सरकार को यह सलाह देता है, क्योंकि मेन मैंने बताया कि जो हमारी राजकोषीय नीति है और जो मौद्रिक नीति है, दोनों में बैलेंस बिठा करके इकोनॉमी को कैसे बूस्ट किया जाए, कैसे प्राइस स्टेबल किए जाएं, इसके लिए जो फिस्कल पॉलिसी और जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसमें बैलेंस बनाने के लिए आरबीआई गवर्नमेंट को एडवाइस करता है। और गवर्नमेंट की एडवाइस देखिए, यहाँ पर एक चीज आपको इंसिडेंस बता दें कि भारत में गोल्ड का इतना ज्यादा इंपोर्ट होता था, अभी भी हो रहा है, तो गोल्ड का इंपोर्ट बहुत ज्यादा होने की वजह से हमारे इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा हाई हो गए थे, जिसकी वजह से जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व थे उस पर दबाव बना, प्रेशर बना, और हमारी एक्सचेंज रेट एकदम क्या हो गई? डिवैल्यूएट हो गई, डिप्रेशिएट हो गई। तो आरबीआई की एडवाइस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गोल्ड के इंपोर्ट को कम करने के लिए और गोल्ड को मोनेटाइज करने के लिए एक स्कीम चलाई जिसका नाम है गोल्ड मोनेटाइजेशन पॉलिसी। ठीक है, स्वर्ण मौद्रीकरण योजना। गोल्ड मोनेटाइजेशन पॉलिसी में ही गोल्ड अकाउंट्स खोले जाते हैं और उसी के तहत गोल्ड बॉन्ड लाए जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लेकर के आई है, और इस ये गोल्ड बॉन्ड क्या है? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इज द एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है कि लोगों को डायरेक्ट गोल्ड में इन्वेस्ट करने की बजाय गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित करती है, और जो गोल्ड अकाउंट है उसके थ्रू हमारे घरों और तिजोरियों में रखे हुए सोने को बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे गोल्ड को मोनेटाइज किया जा सके, और इससे गोल्ड की जो फिजिकल डिमांड है वो भी कम होगी, और इससे जो हमारे इंडियन मार्केट में इसमें गोल्ड का जो इंपोर्ट है उस पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। तो इस तरह की एडवाइस कौन दे रहा था? इस तरह की एडवाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसने दी? आरबीआई ने दी। और आरबीआई की एडवाइस पर गवर्नमेंट ने, ऐसे ही बहुत सारी जो एडवाइसेस हैं वो आरबीआई प्रोवाइड कराता है किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को।
और क्या करता है आरबीआई? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डेट मैनेजर, मैंने अभी आपको बताया था, केंद्र और राज्य सरकारों के जो ऋण या उधारियां हैं उनका प्रबंधन करता है आरबीआई। और ये डेट या जो ऋण है वे चाहे बाह्य हो, एक्सटर्नल हो, चाहे इंटरनल हो, चाहे घरेलू ऋण हो या बाह्य ऋण हो, इन सब का मैनेजमेंट आरबीआई करता है। इतना जान लीजिए कि कोई भी विदेशी धन जब देश के अंदर आएगा और देश से बाहर जाएगा, यानी कि कोई भी पैसा जब देश से बाहर जाता है या पैसा देश के अंदर आता है, उसका पूरा अंतिम रिकॉर्ड जो रखने वाली अथॉरिटी है दैट इज आरबीआई। और क्या करता है? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, यानी कि आरबीआई, प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है? प्राथमिकता वाले क्षेत्र। जैसे जो बैंक होते हैं, देखिए जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं, इन कॉमर्शियल बैंक में जो सारा जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है। ये प्रॉफिट को ध्यान में रख करके काम करते हैं। तो प्रॉफिट में ध्यान में रख करके अगर कोई भी बैंक काम करेगा तो वो एक ऐसे लोगों को या ऐसे क्लास को लोन देना प्रेफर करेंगे जो उनको ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट दें और समय पर उनका पैसा वापस कर दें। जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट को देंगे, जैसे ऐसे सेक्टर को देंगे जहां इनको पैसा अच्छा मिलता हो। लेकिन चाहे वो किसान हो गया, चाहे वो आम आदमी हो गया, इन लोगों को लोन देने के लिए बैंक ज्यादा एक्टिव दिखाई नहीं देते। लेकिन आरबीआई ने ऐसे लोगों को भी बैंकों को लोन देने के लिए प्रेरित किया है जो लोग वास्तव में एक तरह से हाशिए पर चले जाते हैं, जैसे किसान हुए या छोटे छोटे जो एमएसएमई बोलते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हुए, यानी कि अर्थव्यवस्था के वो क्षेत्र जो कि अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इनको लोन देने में बैंकों को प्रॉफिट नहीं होता। उन सभी क्षेत्रों को प्राथमिकता या प्रायोरिटी सेक्टर में ऐड करते हुए आरबीआई ने डिसाइड किया है कि भारत में काम करने वाले सभी बैंक इंक्लूडेड पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, ये सभी जो लोन देंगे उसका कम से कम 40% यानी कि कम से कम 40% भाग किसको दिया जाएगा? प्रायोरिटी सेक्टर को दिया जाएगा। जैसे अगर किसी देश में, जैसे भारत में, एक वर्ष में बैंकों ने अगर 1000 करोड़ रुपए लोन दिया है, कुल जो लोन है वो उनके 1000 करोड़ रुपए हैं, तो आरबीआई यह सेट करता है कि इसमें से कम 400 करोड़ रुपए जो हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर को दिए जाएं, ऐसे क्षेत्र को दिए जाएं जो कि प्राथमिकता वाले क्षेत्र आते हैं, जैसे कि किसान हैं, जैसे कि छोटे ऋण लेने वाले हैं, जैसे कि स्टूडेंट हैं या हाउस लोन है। तो ये डिसाइड करके आरबीआई ने एक तरह से बैंकों को डायरेक्शन दिया है और वेलफेयर के लिए, कंट्री के वेलफेयर के लिए काम किया है। इसको हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कह सकते हैं, वित्तीय समावेशन कह सकते हैं, कि ज्यादा से ज्यादा और प्रत्येक क्षेत्र को बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। और यह जिम्मेदारी किसने ली है? यह जिम्मेदारी आरबीआई ने ली है। इशूअर ऑफ करेंसी, इसमें हम जान ही चुके हैं, एक वीडियो पूरा इस पर आने वाला है। आरबीआई करेंसी कैसे इशू करता है, आरबीआई के यानी कि आरबीआई नोट छापने का सिद्धांत क्या है, क्यों आरबीआई ज्यादा नोट नहीं छापता, वो कौन सी लिमिटेशन है जो आरबीआई को नोट छापने से रोकती हैं, और बहुत सारे सवाल आते हैं, हम सबके मन में आते हैं, भले ही हम बच्चे हों या बड़े हों, कि आखिर कागज अपना, स्याही अपनी, मशीन अपनी, प्रिंटिंग प्रेसेस अपने, तो बहुत सारा नोट छाप करके लोगों को दे दिया जाए जिससे कि गरीबी दूर हो और सभी लोग चैन से रह सकें। क्या आरबीआई के पास ये आइडिया नहीं है? फिर आरबीआई ऐसा क्यों नहीं करता? आखिर आरबीआई की नोट छापने या करेंसी इशू करने की पॉलिसी क्या है? बहुत डिटेल्स में इसमें वीडियो आएगा, उस पर देखिएगा। लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, यानी कि अंतिम ऋणदाता के रूप में आरबीआई कार्य करता है। आरबीआई देश के बैंकों को और आरबीआई केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को अंतिम ऋणदाता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप समझ गए होंगे आरबीआई कितना इंपॉर्टेंट कार्य करता है। और अब ये पूरा समझने के बाद चलिए देखते हैं, प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ के जा रहे हैं, इनको पढ़िएगा और इनके आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिएगा। अगले वीडियो में हम इनके राइट आंसर भी आपको बताएंगे। क्वेश्चन इसी वीडियो से ही हैं,
पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा एक जो है वो सही नहीं है। फर्स्ट है आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, अरे मैं आंसर क्यों बता रही हूँ, आंसर तो आपको बताना है, मैं तो केवल आपकी हेल्प कर रही हूँ इसको पढ़ने में, क्वेश्चन को समझाना है मुझे। तो आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, आरबीआई इज द बैंकर ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट government, RBI is the custodian of the country's foreign exchange reserve and RBI was established in 1949। आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा एक कार्य है जो आरबीआई नहीं करता। ऑप्शन ए क्रेडिट कंट्रोल, ऑप्शन बी एज एपेक्स बॉडी ऑफ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, इसका मतलब है कि जो अनुसूचित व्यापारिक बैंक है उनकी शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करता है, ऐसा पूछा गया है। आप बताइएगा ये सही है कि नहीं। फॉर्मुलेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मेट करना। और फोर्थ है क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि साख का निर्माण करना। दो यहाँ पर पॉइंट है, क्रेडिट कंट्रोल और क्रेडिट क्रिएशन, मैं इनका मतलब बताई दे रही हूँ, आंसर आप देना कि आरबीआई इनमें से क्या करता है और क्या नहीं। थोड़ा क्लू आपको दे दूं, आपका आंसर ए और डी में छुपा हुआ है और इनका मतलब और समझ लो। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब है मार्केट में मनी फ्लो को घटाना और बढ़ाना, ठीक है, मनी फ्लो को घटाना और बढ़ाना, इसको बोलते हैं क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब होता है कि लोगों को ऋण देना, लोगों को क्रेडिट कार्ड इश्यू करना, जनता को ऋण देना, जनता को क्रेडिट कार्ड इश्यू करना ताकि लोग के जेब में पैसा आए और लोग लोन ले सकें, या लोगों को लोन देना, यानी कि जनता को ऋण देना, क्रेडिट कार्ड इश्यू करना, इसे क्रेडिट क्रिएशन करेंगे। और मार्केट में मनी फ्लो को घटाना और बढ़ाना, इसे क्रेडिट कंट्रोल करेंगे। इन दोनों में से ही कोई एक काम है जो आरबीआई क्या लिखा है, नॉट अ फंक्शन, यानी कि इन दोनों में से कोई एक कार्य जो आरबीआई करता है और एक कार्य जो आरबीआई नहीं करता। वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और आंसर जरूर कीजिएगा। आपको राइट आंसर देने पर बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हम जो, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें पता चलता है वो सेक्शन जहां से हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम उस पर वर्क करते हैं, उसको सही करते हैं। तो ये क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। होप सो कि आपने इस वीडियो को भी अच्छे से समझा होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, इसको थोड़ा और अलग तरीके से आप किसी भी टॉपिक को समझना चाहते हैं या कोई इंटरेस्टेड टॉपिक जो आपको चाहिए अपने लिए, आप कमेंट सेक्शन में जरूर इसको बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसको फॉलो किया जाए। थैंक यू।